नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का आज स्वागत अभिनंदन है आपके अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे आज की क्लास की बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ की। क्लास नंबर ये 7th क्लास नंबर है और इसके पिछले क्लासेस भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको सीडीपी बाल विकास में 25+ का स्कोर करना है तो ये सारी क्लासेज इंपॉर्टेंट है, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है। चलिए, इस क्लास में हम टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे, साथ ही साथ अंतिम में एक मॉक क्वेश्चन की भी बात करेंगे। तो चलिए, देर न करते हुए आज का जो टॉपिक रहेगा आपके बाल विकास शिक्षण विधियों में शिक्षण की जो नवीन विधाएं होती हैं, रचनात्मक, छात्र केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, इन तीनों टॉपिक पर आज हम टॉप 20 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। और आपको पता है, रचनात्मक, छात्र केंद्रित, अध्यापक केंद्रित संबंधी एक प्रश्न या एक और प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी 2 भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक टेट एग्जाम पर यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रथम प्रश्न की। प्रथम प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक भी कीजिएगा। प्रश्न दिया गया कि निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है। बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद की बात करेंगे, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं की बात करेंगे, पाठ्य पुस्तक की बात करेंगे। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कमेंट क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, सटीक आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो परिपाटी विद्यार्थी में संकल्पनात्मक समझ में जो बढ़ोतरी में सहायक होता है वह अन्वेषण और संवाद होता है। क्यों होता है? क्योंकि अन्वेषण और संवाद जो होता है विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होता है। दूसरे शब्दों में समझें कि जब विद्यार्थियों शिक्षार्थियों को खोज करने अर्थात अन्वेषण करने, संवाद करने या सामाजिक अंतःक्रिया स्थापित करने के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं, तब उनमें संकल्पनात्मक समझ बेहतर होती है। इसलिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों को ऐसे कार्य में लगाया जाए। ठीक है, तो अन्वेषण और संवाद की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा होता है? बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण या नकल और दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद रखना या संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। जी हाँ साथियों, अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली जो माध्यम कहलाता है वह संकल्पनाओं के बीच संबंध हमेशा संबंध खोजना या संबंध बनाना, ये हमेशा पॉजिटिव में माना जाता है, सकारात्मक माना जाता है। तो अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम जो होता है वह अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखा जाए तो डी ऑप्शन बहुत ही बेहतर हो जाता है। प्रभावशाली माध्यम है, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजने की बात कर रहे हैं, क्योंकि संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। क्या करता है? यह बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और किसी भी घटना में कार्य कारण संबंध स्थापित करने की जो योग्यता होती है उसका विकास करता है। इसलिए वर्तमान प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों के रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए ऐसी शिक्षण संकल्पनाओं का उपयोग किया जाता है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को साथियों फतेह करना है, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। संरचनात्मक दृष्टिकोण से जो अधिगम होता है वह एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, यह एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार देखा जाए जो अधिगम होता है वह एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया होता है। हमने पिछले क्वेश्चन में डिटेल के साथ आपको बात भी किया था, क्योंकि संरचनात्मक दृष्टिकोण जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। जीन पियाजे जी के अनुसार ज्ञान अधिगमकर्ता द्वारा सक्रिय रहकर सृजन किया जाता है, ना कि निष्क्रिय रहकर। किस प्रकार से सक्रिय रहकर अर्जन किया जाता है, सृजन किया जाता है? वहीं वाइगोस्की ने समाज रचनावाद से प्रभावित संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किया, जो कि व्यक्तिगत रूप से सामाजिक अंतरक्रिया की सहायता से वातावरण द्वारा ज्ञान के निर्माण पर बल देता है। इसलिए संज्ञानात्मक दृष्टिकोण अधिगम को एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया मानता है। फोर्थ प्रश्न है साथियों, आप लोगों की स्क्रीन पर है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अनुबंधन द्वारा अर्जित है।
अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, यंत्रवत याद करने पर आधारित है या प्रबलन पर केंद्रित है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। जी हाँ, संरचनावादी ढांचे में अधिगम जो प्राथमिक रूप से पूछा जा रहा है, तो प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। किसका होगा? ना अनुबंधन होगा, ना यंत्रवत होगा, प्रबलन होगा। यहाँ पे अवबोधन की प्रक्रिया होगी, क्योंकि प्राथमिक रूप अधिगम का पूछा जा रहा है। ठीक है, संरचनावादी ढांचे के अनुसार ज्ञान का निर्माण अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है और विद्यार्थी वस्तुओं एवं उन्हें प्रस्तुत की गई गतिविधियों से ही सक्रिय रूप से पुराने अनुभवों को नए विचारों में जोड़ते हुए ज्ञान का सृजन करता है। आइए बात करेंगे अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, टेट एग्जाम की बात करेंगे। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही दिया गया है? अब आपको अधिगम को ध्यान में रखते हुए हमें कथन को पढ़ना है कि अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। देखिए, याद हमेशा निगेटिव माना जाता है, ठीक है, तो यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया नहीं कहलाती। अधिगम के बारे में जो सटीक और सही ऑप्शन जो होगा वह होगा कि अधिगम सक्रिय, किसकी बात करेंगे? अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। मतलब समझ गए होंगे कि अधिगम किसी अनुबंधन द्वारा ना होकर बल्कि एक सक्रिय ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। और संरचनावादी सिद्धांतकारों में स्विस मनोवैज्ञानिक अर्थात स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जी तथा रशियन मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की की प्रमुख, इन दोनों सिद्धांतकारों का मानना है कि ज्ञान अधिगमकर्ता द्वारा सक्रिय रहकर सृजन किया जाता है, ना कि निष्क्रिय रहकर वातावरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बात करेंगे साथियों, समूह शिक्षण की बात करेंगे। जी हाँ, संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है। स्कूल में शिक्षकों के समूहों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। यह साथियों विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूहों में बांटकर शिक्षण है। देखिए, जब भी समूह शिक्षण की बात की जाती है, ग्रुप शिक्षण की बात की जाती है, इसमें संसाधन, रुचि और विशेषता का इष्टतम उपयोग करते हुए शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये हमारा सटीक आंसर आपका स्क्रीन पर आ चुका है। सातवां प्रश्न है जो सभी इस प्रश्न से संबंधित होंगे। जानते हैं आप लोग कि 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के लिए जो अधिगम होता है वह ज्ञान के निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया है, या कक्षा कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया है, या पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया है। देखिए, 6 से 11 वर्ष अर्थात हम किसकी बात करेंगे? बाल्यावस्था की बात की जा रही है। जी हाँ, बाल्यावस्था की बात की जा रही, अर्थात यह ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया कहलाती है। ये जो बाल्यावस्था की आयु होती है, 6 से लेकर 11 वर्ष की आयु जो होती है, इसमें जो अधिगम होता है ज्ञान निर्माण की एक क्या कहला जाती है? सक्रिय प्रक्रिया कहला जाती है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना। अगला प्रश्न है, अधिगम एक प्रविधि है, तथ्यों को याद करने की प्रविधि है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषय को याद करने की प्रविधि है, या अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की प्रविधि है, या परीक्षा की तैयारी की परिधि कहलाएगी। देखिए, जो अधिगम होता है, जी हाँ, अधिगम जो होता है वह अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की प्रक्रिया होती है। जितना ज़्यादा आपके पास अनुभव आएगा, और अनुभव कैसे आएगा? जब आप डेली क्लासेज लेंगे, आप मनोवैज्ञानिकों के बारे में, सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल के साथ जानेंगे, तभी आप अधिगम एक अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की प्रविधि कहलाती है। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है। देखिए, जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, राष्ट्र हित में शिक्षा का जब प्रकाशमय होगा, तिरंगा फहराएगा। जी हाँ, जब कक्षा में शिक्षक आप लोग प्रयास कर रहे होंगे, शिक्षक मतलब आप ही लोग हैं ना, तो कक्षा कक्ष में जब आप लोग प्रयास करता है, क्या प्रयास करता है? छात्रों को अनुभव प्रदान करने का प्रयास करता है, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का प्रयास करता है, या छात्रों को चिंतन का अवसर देने का प्रयास करता है, यह उपरोक्त सभी हो जाएगा।
साथियों जब भी आपकी नियुक्ति होगी, आप सोचिए आपकी नियुक्ति हो चुकी है, आप शिक्षक बन चुके हैं, आपका जो प्रयासकर्ता के रूप में आता है कि छात्रों को अनुभव प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का प्रयासरत होना चाहिए, छात्रों को चिंतन का अवसर देना चाहिए। छात्र अपने मन तन से विचार करें, उत्तर प्रकट करें, उनको भी अवसर देना चाहिए, अर्थात उपरोक्त सभी शिक्षक प्रयास करता है। ये सारे ऑप्शंस, तीनों ऑप्शन शिक्षक प्रयास करते हैं, यानी आप लोग प्रयास करते हैं, शिक्षक में प्रयास करते हैं। ठीक है, क्योंकि अध्ययन अध्यापन का वातावरण तैयार करें जिससे छात्र सरलता से सीख सकें, साथ ही साथ छात्रों को चिंतन करने व स्वयं क्रिया का अनुभव प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध प्राप्त करें। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है रचनात्मक लेख का नियोजन हो चाहिए। जी हाँ, जो रचनात्मक लेख होता है उसका नियोजन कैसा होना चाहिए? केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं, या केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं, या सभी छात्रों के लिए? देखिए, रचनात्मक लेख की बात करेंगे और इनका नियोजन की बात करेंगे तो उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, जो लंबे वाक्य लिख सकते हैं, जो उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं, तो इन तीनों ऑप्शनों में से रचनात्मक लेख का नियोजन करना चाहिए, अर्थात इन सभी छात्रों का करना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी बच्चों के लिए जो रचनात्मक लेख का नियोजन है, वाक्य, भाषा और संदर्भों के भली भांति समझते हों, बच्चों में निबंध, यात्रा वृत्तांत, स्मरण आदि लिखवाते जाएं। ठीक है, संदर्भ को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर विद्यार्थी संदर्भ को समझ रहे हैं तो आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा, एक एक कमेंट आपका, प्रत्येक प्रश्न आपके स्कोर को बेहतर करते जाता है। आउट ऑफ 140 में से सिलेक्शन की जो आप पे टारगेट है वो आपको पास नज़दीक पहुंचता जाता है। प्रत्येक क्लास आपको 140 के नज़दीक पहुंचाने में मदद कर रहा है, हेल्पफुल कर रहा है। आप भी जब थोड़ा बहुत मदद करेंगे तो ज़रूर यह 100% सत्य होगा। सकारात्मकता के रूप में पढ़ें, अपने माइंड को, मेमोरी में सारे प्रश्न को, सारे संदर्भित प्रश्न को, सारे अर्थ को स्टोर करते जाइएगा। जी हाँ, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता हो। देखिए, एक तो शब्द सृजनात्मकता दे दिया जो कि पॉजिटिव है, और उत्प्रेरित करना ये भी एक पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो रचनावादी मॉडल हो जाएगा। जब भी सृजनात्मकता का जिक्र होगा, क्रिएटिविटी, रचना का जिक्र अवश्य होगा। भी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि रचनावादी की अगर बात करते हैं, इस मॉडल में बच्चों को कार्य करने की स्वतंत्रता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों में सृजनशीलता की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं। जी हाँ, कक्षा में अक्सर देखते होंगे जब विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए। न उत्तर न देते हुए ये बोलना चाहिए कि चलिए मिलिए, कक्षा के बाहर मिलते हैं। कक्षा में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या उन बच्चों से कहे कि आप लोग चर्चा में आइए, भाग लीजिए। ठीक है, या ये कह दिए कि लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक, आप एक शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, ज्ञान निर्माण में बच्चों की आप लोग आधार नींव हैं। जी हाँ, शिक्षा ही प्रकाश है। तो कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर प्रश्न पूछ रहा है, बालक, बालिका, शिक्षार्थी, विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहा है, मतलब वह रुचि ले रहा है। जब रुचि ले जाएगा तो आपको पता है जब बच्चे रुचि लेते हैं तो बच्चे इतिहास ही रचते हैं। जी हाँ, अगला प्रश्न दिया गया खाली स्थान को अनुप्रेरित शिक्षण के लिए संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थित की बात करेंगे, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य की बात करेंगे, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में पूर्ण नीरसता की बात करेंगे। तो खाली स्थान को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत है वह विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना जो है अनुप्रेरित शिक्षण का एक संकेत कहला जाता है, क्योंकि शिक्षण प्रभावशाली एवं सजीव तब होता है जब कक्षा में समय समय पर शिक्षक छात्र वार्तालाप हो, साथ ही साथ छात्रों द्वारा कक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा हो। और इससे पता चलता है कि छात्र का अधिगम अच्छी तरह से चल रहा है और छात्र कक्षा में रुचि ले रहा है। मतलब बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, मतलब जिज्ञासी रूप में बच्चा है, बच्चा जिज्ञासा है, बच्चा जानना चाहता है। और जब चीज़ जानना तभी वह चाहता है जब उसके बारे में उसको नॉलेज होगा, यानी बच्चे के बारे में कुछ ना कुछ उसके बारे में पता होगा। अधूरी जानकारी है और पूरी जानकारी करने के लिए वह शिक्षक से प्रश्न पूछता है और उत्तर को, ठीक है,
जानता है, पूरी जानकारी को समेटता है अपने माइंड पर, स्टोर एक एक वाक्य, एक एक शब्द करता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों को उत्तर नहीं देती है। जी हाँ, एक ऐसी शिक्षिका है, महानुभाव शिक्षिका है, जी हाँ, जो कभी भी प्रश्नों के बच्चों को उत्तर नहीं देती है तो अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए कहती है। जो समूह चर्चाएं सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। सहयोगात्मक मतलब क्या होता है, आप लोग समझ गए होंगे। यानी समूह चर्चा करके, सहयोग करके उस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब सक्रिय भागीदारिता की बात की जा रही है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यदि वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं तो यह उपागम सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती हैं और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती हैं कि विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। मतलब और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। तो पूर्व ज्ञान से अगर विद्यार्थी जोड़ रहा है, मतलब यह किस उपागम पर आधारित होगा? तो ज्ञान के निर्माण के उपागम की बात करेंगे। जी हाँ, अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमत नहीं रखता है? निगेटिव नकारात्मक प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये ऑप्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है। बैठने की लचीली व्यवस्था या विभिन्न कक्षाओं में से एक ही कक्षा में अंतःक्रिया की बात कर रहे हैं या विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना। देखिए, जब भी बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली का जिक्र हो, इसमें सहमत का जिक्र होता है। एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंधन करता है, बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली की बात करेंगे। बैठने की लचीली व्यवस्था, विभिन्न कक्षाओं में एक ही कक्षा में अंतःक्रिया, ये सहमत हो सकता है। लेकिन साथियों, विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना, यह हमारा बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली सहमत नहीं, क्योंकि समान आयु और योग्यता के आधार पर समान नहीं हो सकते, क्योंकि व्यक्तित्व विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न का जो चैप्टर रहेगा वह है सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। ये टॉपिक है, सिलेबस जरूर एक बार देख लीजिएगा। जी हाँ, शिक्षण विधियों का यह चैप्टर चल रहा है। तो सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत जो कौशल होते हैं वह कौन से कौशल होते हैं? प्रतिपृष्ठ शिक्षण, योजना बनाना या प्रस्तावना की बात करेंगे। देखिए, प्रथम पद का जिक्र हो रहा है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र में प्रथम पद का जिक्र हो रहा है, अर्थात योजना बनाने की बात कर रहे हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ, AWLN को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता कहा जाता है। प्रश्न आ गया कि सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता किसे माना जाता है? कहा जाता है AWLN को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। और सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद हम आपको बता ही चुके हैं, योजना बनाना होता है। अगला, जब अध्यापक प्रथम बार कक्ष में प्रवेश करे तो उसे बात करनी चाहिए विद्यालय भवन के बारे में, विद्यालय के प्रधान अध्यापक के बारे में, पाठ्य पुस्तक के बारे में, अपने एवं छात्रों के बारे में। जब आपकी नियुक्ति होगी, जब आप लोग प्रथम बार कक्षा में प्रवेश करेंगे तो आप किससे बात करेंगे, किस टाइप का बात करेंगे? अपने एवं छात्रों के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। डी ऑप्शन को सटीक आंसर कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्रिया से क्या होता है, छात्र शिक्षक के व्यक्तित्व एवं शिक्षक छात्र की रुचि, योग्यता, उनके परिवेश के बारे में जान सकेंगे और इसकी सहायता से शिक्षण कार्य सुगम भी बन जाता है, क्योंकि एक कनेक्टिविटी हो जाती है और शिक्षक छात्र में दोस्ती यारी हो जाती है। जब भी दोस्ती यारी हो जाती है तो छात्र में झिझकपन चला जाता है, तो छात्र हर प्रकार से प्रश्न पूछता है जो उसके मन में उठते हैं। ठीक है, यह एक सकारात्मक हमारा अनुकरण हो जाता है, सकारात्मक हमारा अधिगम हो जाता है। अगला प्रश्न है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो। जी हाँ, ऐसा अनुशासन बताइए जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो। वह किस तरह की मदद करता है? बच्चे को अपनी कक्षा या बच्चे को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, या साथियों बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने के लिए। देखिए, ऐसा अनुशासन, अब अनुशासन जुड़ गए यहाँ पे। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो, वह बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। पहला ऑप्शन यहाँ पे सटीक हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में मदद करता है। जो अधिगम वातावरण होता है, अनुशासन होता है,
जब कक्षा अनुशासित रहता है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रगति करती है, तथा जब कक्षा अनुशासनहीन होता है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाधित होती है। जब देखिए, जब भी आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे अनुशासनहीन कर रहे हैं, तो कक्षा जब अनुशासनहीन हो जाएगी तो आपका पढ़ाने में भी मदद नहीं पड़ता है, आपको पढ़ाने में मन नहीं करेगा कि बच्चे हल्ला कर रहे हैं, मज़ा नहीं आता पढ़ाने में। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ा रहे, बच्चे अच्छे सुन रहे हैं, मतलब अगर आपकी कक्षा अनुशासित है तो वह क्या करती है, प्रक्रिया में प्रगति करती है, अधिगम प्रक्रिया में प्रगति करती है। आपका मन पड़ता है पढ़ाने में, इंटरेस्ट में, और आप लोग एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं बच्चों को, और बच्चे भी अच्छे तरीके से श्रवण करते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक। जी हाँ, मुख्य संघटक की बात करेंगे। ये शब्द अपने आप में कान में बैठा लीजिएगा, कान से बाहर मत निकालिएगा कि एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, ठीक है। इसको निकालना नहीं है, दूसरे कान पे हाथ लगा लीजिएगा, निकलने ही ना पाए। जी हाँ, यह प्रश्न टेट एग्जाम में पूछा गया है। संभावित प्रश्न है कि पाठ प्रस्तावना कौशल का जो मुख्य संघटक होता है वह क्या होता है। पूर्व ज्ञान, व्याख्यान, श्यामपट्ट लेखन या गृह कार्य की बात करेंगे। तो पाठ प्रस्तावना कौशल का जो मुख्य संघटक कहलाता है वह कहलाता है पूर्व ज्ञान। किसकी बात करेंगे साथियों, हम बात कर रहे हैं पूर्व ज्ञान की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, पाठ प्रस्तावना कौशल के मुख्य संघटक होता है, पहला होता है पूर्व ज्ञान से संबंध, दूसरा होता है प्रेरणा हेतु, उपयुक्त युक्ति व शैक्षिक साधनों का चयन, अंत ज्ञान में तुलना की बात करेंगे, प्रश्नों में तारतम्यता की बात करेंगे, उद्दीपन प्रभाव की बात करेंगे। ये 5 आपके पाठ प्रस्तावना कौशल के मुख्य संघटक है। और आज के लिए आपका मॉक क्वेश्चन यह है कि किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। जी हाँ, निम्न में से किस कौशल का जो है पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल या प्रदर्शन कौशल। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, शिक्षक बंधु, ब्रदर्स, सिस्टर्स, टीचर्स, सभी कमेंट कीजिएगा। जयसवाल सर आप सभी के कमेंट का, फीडबैक का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।